आज हम जो सेट्स में करने वाले हैं वो लॉजिकल मेथड से कैसे प्रूफ करते हैं सेट्स के थ्योरम्स, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी लॉजिकल मेथड। और थोड़ा सा पीछे की जो बातें हमने की थी उनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वो वर्किंग रूल में आ जाएगा कि वर्किंग रूल हमारे में क्या क्या आने वाला है, किस टाइप से हम इनका यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। तो एक तो यूनियन, यूनियन को हम क्या बोलते हैं, जो यूनियन ऑफ सेट है उसको यू से डिनोट करते हैं, और उसको ये वी शेप से भी डिनोट करेंगे। उसको यू यूनियन और भी बोलते हैं, ए और बी लिखा हो, या ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी हो, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ए और बी, तीनों का नोटेशन का मतलब ए यूनियन बी है, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं ए और ये भी और का ही साइन होता है जो वी के टर्म में बना हुआ है, इसको भी ए यूनियन बी ही बोलते हैं सेट्स की लैंग्वेज। क्लियर। उसके बाद यूनियन के बाद बात आती है इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को यू को रिवर्स पलट दिया इस तरीके से, और ये एंड, और ये हो जाएगा एंड का ए, इस टाइप से। तो ए एंड बी बोलेंगे, या ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, या फिर ए इंटरसेक्शन बी, और या फिर इसको इस साइन से डिनोट करें। और एक तीसरा जो है वो डिफरेंस का आता है, ए माइनस बी। तो कुछ रूल हैं जो हमने पहले भी लिखे हुए हैं जब हमने यूनियंस के बारे में बात की थी। तो यूनियन के क्या क्या रूल हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट रूल था इस टाइप से कि अगर x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, ये वर्किंग रूल है जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनके वर्किंग रूल। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी अगर है, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। फर्स्ट ये रूल हमने किया हुआ था। फिर अगर यही रूल में नॉट बिलोंग्स टू है, इनके बारे में हम सारी बातें पहले कर चुके हैं कि x बिलोंग्स टू अगर ए यूनियन बी है तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी क्यों है, क्योंकि x अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है तो ए को भी बिलोंग करेगा और बी को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसलिए x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। और अगर नॉट बिलोंग्स दिया है, x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, मीन्स x नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर और नहीं आएगा, अब यहाँ पर एंड आ जाएगा कि अगर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ना तो x ए को बिलोंग करेगा और ना ही बी को बिलोंग करेगा। एंड आ जाएगा, अब यहाँ पर और नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर यूनियन है। क्लियर हो रही बात। थर्ड थर्ड जो है वो था x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए और नहीं आएगा जो कि इसका नाम है एंड, तो यहाँ पर आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू बी। फोर्थ में क्या आ जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, विच इम्प्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे एंड की जगह पे क्या आ जाएगा, और x नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू अगर a माइनस बी है, तो x बिलोंग्स टू अगर a माइनस बी है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू तो a होगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ये भी हम a माइनस बी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, a को तो बिलोंग करेगा एंड b को बिलोंग नहीं करेगा। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब ये हो गया। तो अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी कहीं दिखता है हमको तो फिर हम ऐसे लिख देंगे, या x बिलोंग्स टू अगर b माइनस है
और करके इसी में अगर हम लिख दें x बिलोंग्स टू b माइनस है, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, पहले x बिलोंग्स टू b हो जाएगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस a माइनस बी और b माइनस a का डिफरेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर x बिलोंग्स टू a है विच इम्प्लाइज दैट अगर a को बिलोंग करता है तो क्या a डैश को बिलोंग करेगा, तो नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि a और a डैश में तो डिफरेंस होता है, a है तो a डैश नहीं और a डैश है तो a नहीं। a डैश का फार्मूला क्या होता है सबको पता है, u माइनस a। अगर हमारे पास ये a है तो a डैश कौन सा पार्ट हो जाएगा, a डैश हमारा ये वाला जो बाहर का पार्ट है वो हो जाएगा a डैश। ओके, तो x बिलोंग्स टू a है तो विच इम्प्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू a डैश। उसके बाद अगर x बिलोंग्स टू a डैश है विच इम्प्लाइज दैट x नॉट बिलोंग्स टू a। अगर a को बिलोंग करता है तो a डैश को नहीं करेगा और a डैश को बिलोंग करता है तो a को नहीं करेगा। तो ये हमारे कुछ वर्किंग रूल है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनका ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इनके सबके बारे में, इनका हम वेन डायग्राम कैसे बनता है या ये जो फैक्ट लिखे हुए हैं, जो रूल बना दिए गए हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये तो फैक्ट है कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो a को बिलोंग करेगा और b को करेगा, और कब आएगा, एंड कब आएगा, ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कई सारे प्रूफ आते हैं, जैसे हमने याद होगा अलजेब्रा ऑफ सेट्स करके कई सारा कलेक्शन लिखा हुआ था क्वेश्चंस का, तो उन्हीं अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कुछ रूल है, उनको फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, यहाँ तक 1 to 7th में? अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हमने पहले बात की थी आइडेम्पोटेंट लॉ की, और आइडेम्पोटेंट लॉ में हमने दो प्रूफ लिखे हुए थे। एक था ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो ए आएगा, और सेकंड हमारा था कि अगर ए का यूनियन ए के साथ करते हैं तो भी ए आएगा। सबसे छोटा एग्जाम्पल ये हो जाएगा इसका कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए मैं बताता हूँ किस मेथड से आपको प्रूव करना चाहिए इनको। नहीं नहीं, ये हमने जो किया था आइडेम्पोटेंट लॉ और जितने भी लॉ किए हुए थे, ये हमने वेन डायग्राम से प्रूव किए थे। अगर आपको याद हो तो हमने वेन डायग्राम से प्रूव किए थे। आज हम उसके आगे कर रहे हैं कि अगर हमें इन रूल्स का यूज़ करके प्रूव करना पड़े, जैसे कई सारे क्वेश्चन इन रूल के यूज़ करके प्रूव होते हैं, तो वो आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ये x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन है पहला, तो a इंटरसेक्शन a अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a है, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। इंटरसेक्शन में तो यही होता है। तो अगर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब यही हो गया कि दोनों का मतलब तो सेम है, तो x बिलोंग्स टू a ही हुआ। तो अगर हम x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a लेके चले थे और हमने प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग्स टू a है, तो हम LHS को लेके देखो चले थे और ये RHS में आ गए, तो हम कह सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू a तो इक्वल टू a, ये हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि a इंटरसेक्शन a की वैल्यू किसके इक्वल होगी। वेन डायग्राम में तो हम एक लाइन में सीधे सीधे दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम में तो हम इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो फैक्ट तो है ही है कि a इंटरसेक्शन a तो a होगा ही, उसमें कोई नई चीज़ या बहुत बड़ा काम नहीं है। तो सेकेंड वाला भी डायरेक्टली ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। और थोड़े बड़े में आते हैं, जैसे आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था हमने, फिर कम्यूटेटिव पढ़ा था कि अगर a यूनियन b है तो उसकी वैल्यू b यूनियन a की इक्वल होगी। कैसे प्रूव करोगे ज़रा दूसरा देखो और इसको करने की कोशिश करो। सेकेंड हमारा था कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, वो तो इजी है, कर लेंगे।
उसमें सारे तो एक साथ लिखे हुए हैं, अभी हम इसमें कम्यूटेटिव कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ। हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई टू सेट्स हमको गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन होता है। और सेकेंड है उसका इंटरसेक्शन, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो फिर बी इंटरसेक्शन ए होगा। अब बताइए आप इसको कैसे करेंगे प्रूफ। ये वेन डायग्राम से आज नहीं करना, आज इनको लॉजिकल मेथड से सबको प्रूव करना है। और ये लॉजिकल मेथड जो है ये एनसीईआरटी लेवल ही है, इसका जेई मेन और एडवांस से कोई लेना देना नहीं। उसमें बहुत रेयर केस में इस टाइप के क्वेश्चन प्रूफ करने वाले तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ हो सकता है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाए। जैसे सेट्स के बारे में तो आपने देखा है, अगर या नहीं आइडिया तो मैं बता दूं कि सेट से रेयर केस में मेंस में क्वेश्चन बनता है, रिलेशन एंड फंक्शन से जो है मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और एडवांस में तो सेट्स का तो नाम ही नहीं है। तो इजी पार्ट होता है, इसलिए इसको जो है इग्नोर किया जाता है, बहुत इजी सा चैप्टर होता है। एक मिनट। तो कम्यूटेटिव लॉ हमको प्रूव करना था टू सेट्स ए और बी के लिए। ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए की इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बी इंटरसेक्शन ए की इक्वल है। इसको लॉजिकल मेथड से प्रूव करना है, वेन डायग्राम से तो हमें पता ही है कैसे करेंगे प्रूफ। ये जो हमने रूल पढ़े थे, ये इनकी मदद से हमको प्रूव करना है। कर सकते हैं आप लोग, करें फिर जल्दी बताएं फिर कैसे करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका जो मेथड है, क्योंकि ये पेपर में बोर्ड में जेई में तो नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन स्कूल लेवल का है, तो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ इसको कि अगर हमें ऐसे करना है तो किस टाइप से करेंगे। हम लेट करेंगे कि एक्स बी एनी एलिमेंट, क्योंकि बोर्ड लेवल में या स्कूल लेवल में हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। एक्स जो है कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी का, तो हमने लेट कर लिया एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और अगर x belongs to a union b है, which implies that x belongs to a और x belongs to b, ये बन गया। अब इसको क्या हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं कि पहले हम a की जगह पे पहले ये b को इधर ले आते हैं, पहले b ले लेते हैं और करके x belongs to a, और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर x belongs to b और x belongs to a है तो इसको हम x belongs to b यूनियन a कर सकते हैं। तो हम x belongs to a यूनियन b लेके चले थे, और हमने x बिलोंग्स टू b यूनियन a देखो प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन से हमको यहाँ तक आइडिया हो गया। दूसरे में अगर हम x बिलोंग्स टू b यूनियन a को लेके चले, तो उसको हम सॉल्व करते करते क्या हम b और x बिलोंग्स टू a करके, और फिर इसी को हम रिवर्स कर दें कि पहले a कर दें और x बिलोंग्स टू b कर दें, और उसके बाद फिर आगे सॉल्व कर लें, तो ये भी क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो देखो यहाँ से, हाँ तो ये दोनों सेम ही है। चाहे आप RHS को लेके चले तो LHS आ गया, LHS को लेके चल गए तो RHS आ गया, और इन्हीं से हमको पता चल गया कि A यूनियन B जो है वो B यूनियन A के इक्वल हो गया। इंटरसेक्शन में भी यही काम हम कर सकते हैं, तो ये भी बहुत इजी सा पार्ट हो जाएगा, इसमें भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, अभी आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में। अभी बस ये बेसिक एक आइडिया दे देता हूँ, फिर उसके बाद अभी आते हैं। जैसे मान लीजिए अब एक होमवर्क मैं आपको इसका दे देता हूँ, ये आप ज़रूर एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी ज़रूर सॉल्व कर लेंगे बाद में। एसोसिएटिव में भी यही काम करना है। एसोसिएटिव लॉज में क्या होता है, अच्छा ये थर्ड नंबर है, मैं एक नंबर छोड़ दिया, तो ये थर्ड नंबर में एसोसिएटिव लॉ है।
और ये हो जाएगा 3 सेट्स के लिए, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी। अगर हमारे पास 3 सेट ए बी सी के हैं तो हम क्या प्रूफ करने वाले, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, पहले हमने ए यूनियन बी ले लिया, बाद में उसका यूनियन सी के साथ ले लिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकेंड पार्ट में यही सेम इंटरसेक्शन में हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। इसको भी प्रूव कर सकते हैं लॉजिकल मेथड से, कि कोई प्रॉब्लम होगी इसमें। हो जाएगा। ओके, चलिए एक मैं देख लेता हूँ, एक बता देता हूँ ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। बाकी आप देख लीजिए, कर लीजिए जल्दी से अपने मेथड से जैसे आप करना चाहें। x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c है, तो हम कैसे करते हैं, इसको a लेट कर लिया और ये पूरा का पूरा b हो गया, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b है, तो क्या इसका होता है x बिलोंग्स टू a और यूनियन है तो और आ जाएगा x बिलोंग्स टू b यूनियन c, ये दोनों आ गए। फिर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और यहाँ पर फिर आ जाएगा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। तो अब हमने इन दोनों को बस केवल एक साथ कर लेना और इसको अलग कर देना है, क्योंकि हमें अगले में क्या चाहिए, a और b एक साथ चाहिए, तो हमने इनको एक साथ कर लिया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b ये एक साथ हो गए, और करके x बिलोंग्स टू c अलग हो गया। तो देखो यहीं से हमको आइडिया हो गया कि ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b हो जाएगा और x बिलोंग्स टू c, तो इसी को हमने कंबाइन कर लिया, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b और यूनियन c, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट वाले को प्रूव किया, सेकंड को सेम एज इट इज प्रूव कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा ये भी, कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो भी बहुत इजी होता है, इसको भी लिख लेते हैं, एक पार्ट इसका भी देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर हमने 3 सेट ले लिए, लेट फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या हमने पढ़ा था कि अंदर जो है अगर ए यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए यूनियन बी और फिर इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। सेकंड में क्या हो जाता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो क्या हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये दो हो जाएंगे हमारे पास। सेम मेथड है बिल्कुल, कुछ भी नया काम नहीं करना है। करो, देखो एक को प्रूफ करके देख लो बस, फर्स्ट वाले को या सेकंड को, किसी को भी एक का प्रूफ। क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन c, ये हमने एक साथ ले लिया, विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a, यूनियन है तो और आ गया, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c हो गया ये। अब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू c। अब हमको देखना है कि हमें जाना किधर है, हमें लाना है a यूनियन b चाहिए और a यूनियन c चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें कि हमें कहाँ जाना है। तो हमने ये ले लिया और ये तो साथ में चल रहा था ये दोनों का पार्ट, तो अब इस x बिलोंग्स टू a को अंदर भेजते हैं और के साथ, तो x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, a और x बिलोंग्स टू b, एक तो ये हो गया, एंड x बिलोंग्स टू a के साथ क्या हो जाएगा, और x बिलोंग्स टू c। तो अब क्या बन गया, ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये बात क्लियर हो रही है। एंड दूसरे में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a और c है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन c हो गया। अब इन दोनों के बीच में एंड आ रहा है,
तो क्या बन गया ये x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। तो ये देखो ये बन गया पूरा का पूरा पार्ट। तो हम किसको लेके चले थे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को लेके चले थे और हमने ये प्रूव कर दिया। देन हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के साथ। ये हमने इसको लिख दिया ऐसे। सेकेंड पार्ट बिल्कुल इजी है, वैसे ही एज इट इज प्रूव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ओके, फिर हमने पढ़ा था एक डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, याद होगा आपको, मैंने बताया भी था कि डिमॉर्गन्स लॉ को भी एक तो वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं, एक लॉजिकल मेथड से प्रूव करते हैं, इसी मेथड से, तो वो भी कर लेते हैं, इजी है वैसे वो भी। ए यूनियन बी का क्या होता है डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का अगर होल डैश करते हैं तो ए डैश और यूनियन किसमें चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश करते हैं तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है। तो बस इन्हीं को हमें जो है प्रूव करना है अपने लॉजिकल मेथड से। आप एक बार ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कैसे कर रहे हैं आप। x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश है, अगर x जो है वो ए यूनियन बी के डैश को, अगर x डैश को बिलोंग करता है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसके यूनियन को बिलोंग बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसके डैश को बिलोंग करता है तो फिर उसको बिल्कुल नहीं करेगा, ये फैक्ट हमने ऊपर लिखा हुआ है। और अगर x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर x बिलोंग्स टू a है तो क्या हम ये बोल सकते हैं x नॉट बिलोंग्स टू a है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a डैश हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b डैश हो जाएगा, ये भी रूल में भी हमने ऊपर लिखा हुआ है। और अगर x बिलोंग्स टू a डैश है एंड x बिलोंग्स टू b डैश है तो x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हो जाएगा। तो यही हम देखो लेके चले थे x बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल डैश, और हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मतलब a यूनियन b का होल डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश के इक्वल हो जाएगा। बहुत इजी सा पार्ट होता है ये, वेन डायग्राम से भी इजी रहता है और इससे भी इजी ही रहता है, लेकिन पेपर में किससे आता है वो आपको ध्यान रखना है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं अगर इंडिकेट नहीं किया गया तो सेकंड बताने की शायद ज़रूरत नहीं, सेकंड तो सेम एज इट इज़ हो ही जाना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक और इसमें आता है कि अगर कोई टू सेट दिए हुए हैं, फॉर एनी टू सेट, तो a माइनस बी जो है वो a इंटरसेक्शन b डैश की इक्वल होगा। ये तो हमने बताया था कि इसका नाम यही होता है a इंटरसेक्शन b डैश, और ये होता है a इंटरसेक्शन b डैश या a माइनस बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, क्या ये भी प्रूफ हो सकता है इसी मेथड से, लॉजिकल मेथड से। ये तो हमें फैक्ट पता है कि a माइनस बी को हम यही बोलते हैं, क्योंकि a माइनस बी बोलो या a इंटरसेक्शन b डैश बोलो, बात एक ही है कि हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इसी का नाम a माइनस बी भी होता है और कई जगह इसको a इंटरसेक्शन b बार भी बोलेंगे या b डैश बोलेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, फिर आके
बहुत इजी सा पार्ट है, देख लेते हैं। और इस टाइप के पेपर में आते हैं क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू अगर a माइनस बी है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि x बिलोंग तो a को तो बिलोंग करेगा, लेकिन अगर ये a है और ये b है, एंड b को बिलोंग नहीं करेगा। ये अभी हमने रूल ऊपर लिखा हुआ था कि अगर x a माइनस बी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a होगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। ये अभी हमने यहाँ पर वर्किंग रूल में ये लिखे हुए हैं सारे रूल। कौन सा रूल है? फिफ्थ नंबर में x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसी का यूज कर लेते हैं। अब अगर x बिलोंग्स टू a है तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, एंड को भी एज इट इज। और अगर x बिलोंग्स टू b है, नॉट बिलोंग्स टू b है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू b डैश हो जाएगा। बस खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम है? देखो ना, इन दोनों को एक साथ देखो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b डैश, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? a, एंड की वजह से इंटरसेक्शन और b डैश। और हम क्या लेके चल रहे थे? x बिलोंग्स टू a माइनस बी, और हमने क्या प्रूव कर दिया? a इंटरसेक्शन b डैश। तो इसका मतलब a माइनस बी को ही हम इसलिए a इंटरसेक्शन b डैश भी बोलते हैं। वहाँ पर हमने बात की थी, हमने n a यूनियन b के करीब 5 से 6 फॉर्मूले बनाए थे, उसमें से a माइनस बी की जगह पे a इंटरसेक्शन b बार भी लिखा था, b माइनस a की जगह पे b इंटरसेक्शन a बार लिखा हुआ था, तो वो इसी से आए हुए। तो a माइनस बी को या b माइनस ए को कैसे लिखते हैं वो बात क्लियर हो गई। ओके, उसके बाद ये करो, जरा करो, देखो इसको, ये कर सकते हैं। फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, प्रूव दैट a माइनस बी का यूनियन अगर मैं ले लूँ b के साथ, तो वो a यूनियन b हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है ये। अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि a माइनस बी है, उसके साथ अगर आप यूनियन ले लेते हैं b का, तो पक्की बात है वो a यूनियन b बन जाएगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, लॉजिकली कैसे प्रूव करेंगे? करो, देखो, बताओ इसको, ये हो जाएगा कि नहीं। वही सेम मेथड लगाना है जो अभी हमने ऊपर सारे रूल लिखे हैं यूनियन के, इंटरसेक्शन के, उन्हीं का रूल का यूज़ करके ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही होने वाले हैं, कुछ नया काम नहीं है। प्रूव दैट, हाँ, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन बी।
क्या हुआ? क्लियर है कैसे करेंगे? नहीं डाउट है? हो रहा है प्रूफ? बोलो भाई। ओके, चलिए कोई बात नहीं। मैं इसको करने के दो मेथड आपको बताता हूँ। पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड में जो हम रूल पढ़ रहे हैं उसी का यूज़ करेंगे। x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b, which implies that x belongs to a minus b, और यूनियन में और आ जाता है तो x belongs to b। फिर x belongs to a minus b का क्या मीनिंग है? तो x belongs to a and x not belongs to b, और x belongs to b। फिर इस और को हम अंदर भेजते हैं और x belongs to b को अंदर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा? x belongs to a और x belongs to b। ओके, फिर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे हम करते थे तो x belong नॉट बिलोंग्स टू b और x belongs to b। तो ये तो साफ सुथरा दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, x belongs to a यूनियन b। अरे a को बिलोंग कर रहा और b को बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब a यूनियन b को बिलोंग करेगा। एंड ये इसका क्या किया जाए, इसकी क्या दवा है? x नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखो मैं बताता हूँ इसका क्या मीनिंग है। अगर मान लीजिए आपको लिखा है कि x नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखा हुआ है? x नॉट बिलोंग्स टू b लिखा है, तो क्या मैं इसको x बिलोंग्स टू b डैश लिख सकता हूँ और x बिलोंग्स टू b, दोनों में बिलोंग का साइन लगा दिया मैंने, क्योंकि फिर उससे मैं एक रूल बना लूँगा। कौन सा रूल हो जाएगा? a यूनियन b का रूल। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? b डैश यूनियन b, b डैश और यूनियन b, b और b डैश का यूनियन मिला के क्या बन जाएगा? b और b डैश का यूनियन मिला के क्या बनेगा बोलो? यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये बन गया, ये क्या बन गया? इसी को हम क्या बोलेंगे? ये है यूनिवर्सल सेट बन गया। x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी u बन गया। तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है और उसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ है, तो क्या मैं ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b ही आ जाने वाला है? क्योंकि a यूनियन b का इंटरसेक्शन अगर मैं यूनिवर्सल के साथ लूँगा तो मुझे a यूनियन b मिलेगा। और हम चल क्या रहे थे लेके? x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b, और हमने ये प्रूव कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस b का यूनियन b के साथ जो होगा वो a यूनियन b दे देगा हमें। खत्म कहानी। कोई प्रॉब्लम अभी भी हुई तो बताएं। अब देखो सेकेंड मेथड में तो मैं सीधे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के ही प्रूव कर दूंगा इसको। कैसे? देख लेते हैं सेकेंड मेथड भी। a माइनस बी का यूनियन b के साथ है मेरा। तो हमने क्या किया? a माइनस बी को अभी हमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है कि a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश बोल सकते हैं। a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b डैश बोल सकते हैं, और यूनियन किसके साथ हो गया? b के साथ। अब जरा यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन b डैश यूनियन b। तो ये बन गया a यूनियन b इंटरसेक्शन, ये क्या बन गया? b डैश और b का यूनियन। तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। फिर बन गया यूनिवर्सल सेट। बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? a यूनियन b। a यूनियन b का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो a यूनियन b मिल जाएगा मुझे। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात? ये बहुत इजी से है लेकिन पूछे जाएंगे ये पेपर में, इसलिए इसका आइडिया होना जरूरी है। ओके, अब जरा ये जो दो रूल है ये भी देख लेते हैं, इनको भी थ्योरम करके लिख लेते हैं।
for any three sets A, B and C, फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है A माइनस बी यूनियन सी, A माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा हमको प्रूफ करना है A माइनस बी इंटरसेक्शन C इक्वल टू A माइनस बी, इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में, यूनियन चेंज हुआ इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में। तो ये दो थ्योरम को हम लॉजिकल मेथड से और प्रूव करेंगे। बस इसके बाद जो है, जी हाँ, हाँ ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे क्योंकि ए को माइनस को अंदर भेजा तो ए माइनस बी हो गया और यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। ये रूल का यूज हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम इसको प्रूव करेंगे। वेन डायग्राम से कर सकते थे, किया होगा या नहीं किया तो कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको करेंगे लॉजिकल मेथड से। जो हमारा ये मेथड चल रहा है ना मैथमेटिकली, जो हम प्रूव कर रहे हैं बिलोंग का यूज करके, उस मेथड से आपको इसको करना है। तो आप देखें, एक बार ट्राई करें इसको और बताएं हो रहा है कि नहीं देख। और फिर इसको हम रूल बना लेंगे कि A माइनस अगर B यूनियन C है तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन में चेंज हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। A माइनस बी यूनियन C अगर हमारे पास लिखा हुआ है तो फिर वही रूल, माइनस वाला जो रूल था उसका यूज करते हैं पहले। तो लिख लेते हैं प्रूफ, और हम कौन से रूल का यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग दिस x बिलोंग्स टू, अगर a माइनस बी लिखा हुआ है विच इम्प्लाइज दैट, क्या रूल होता है, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। क्योंकि माइनस वाला रूल लगाने वाले हैं हम यहाँ पर, तो इसलिए इसको a लेट करेंगे और ये पूरा b यूनियन c जो है वो b का काम करेगा। तो अब जरा इसको करते हैं, हमारा जो LHS है वो ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन c है, ये चल रहा है हमारे साथ, a माइनस बी यूनियन c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा x नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। ये बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ के बाद जो है समझना, आप थोड़ा सा देखें कैसे करेंगे। x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c का रूल लगा देते हैं। अभी ऊपर हमने ये लिखा हुआ था, तो इसका रूल क्या कहता है कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c है तो इसका मतलब x नॉट बिलोंग्स टू c b होगा एंड x नॉट बिलोंग्स टू c होता है। यूनियन है फिर भी यहाँ पर एंड आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, गलतियाँ यहीं पर हो जाती है कि अगर B यूनियन C को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब B को भी नहीं करेगा, और नहीं बोलेंगे एंड C को भी नहीं करेगा। तो ये फैक्ट है सारे के सारे।
अब इनको जरा अंदर भेजते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, एक ये हो गया। और अच्छा इसमें भी एंड है साथ में, तो एंड x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू सी। अब देखो यहीं से बस हमें कहानी समझ में आ गई कि अगर ए को बिलोंग करता है और बी को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये किसकी कंडीशन लिखी हुई है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी की। एंड ये किसकी लिखी हुई है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी की कंडीशन लिखी हुई है। और इन दोनों को अगर मैं साथ में मर्ज कर दूं एंड के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी का इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ए माइनस सी के साथ। तो हम करने क्या चले थे कि ए माइनस बी यूनियन सी लेके चले थे, और हमने प्रूव कर दिया कि ए माइनस बी हो गया और ए माइनस सी हो गया। तो यहाँ से हमने ये रूल अपना बना लिया। कई जगह पे बुक्स में इसको भी डिमॉर्गन्स लॉ बोल देते हैं लोग, क्योंकि बात तो वही हो रही है, लेकिन डिमॉर्गन्स हमारे वही दोनों फैक्ट है। ए माइनस ए यूनियन बी का हो तो ए इंटरसेक्शन हो जाता है, इंटरसेक्शन हो तो यूनियन हो जाता है। यहाँ पर एक मिनट, हाँ बताइए, ए माइनस बी और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए माइनस सी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 3 वाले में जब हम मैथमेटिकली वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये गलती होने के चांसेस 100% होंगे कि अगर हमसे कह रहा है कि हम 2 सेट वाली कंडीशन लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 3 सेट्स में वो कहानी नहीं चल पाएगी। ओनली जैसे ए और बी में होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये ओनली ए, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ओनली ए। लेकिन अगर 3 वाले सेट्स की बात होगी तो सिर्फ इस पार्ट को हम नहीं बोल सकते ओनली ए, क्योंकि उसमें सी भी साथ में रहेगा। तो बिल्कुल सही है, इस फैक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस 100% होते हैं। अगर हमसे ओनली ये बोला जा रहा है तो ओनली ये का मतलब कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट से, ना तो वो बी में होना चाहिए और ना ही सी में भी नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, और ध्यान रखें आप इसका, ये है ओनली ये। ओके, तो हो जाएगा सेकेंड पार्ट इसका। ओके, जैसे सेकेंड पार्ट जो इसका दिया हुआ है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये जो दिया हुआ है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जो अभी हमने दूसरा मेथड इसका पढ़ा था कि ए माइनस बी चाहिए और ए माइनस सी चाहिए। तो इनको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो एक इसका दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, जैसे अभी हमने ये किया हुआ है। अगर मुझे ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्रूव करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का होल डैश, क्या ये बोल सकता हूँ क्या इसको। जो सेकंड वाला है ये प्रूव कर रहे हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को हम प्रूव करने जा रहे हैं ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, जो सेकंड वाला है उसको दूसरे मेथड से। क्या इसको ये लिखना सही है जो मैंने ये लिखा है, ये कैसे लिख दिया। अरे भाई ये तो अभी हमने पढ़ा था कि हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बार। अभी हमने प्रूव भी किया ये, तो यही तो है, ये लिखा हुआ है ए और ये माइनस है और ये बी है, तो ए माइनस बी को हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी बार, यही तो है। क्लियर हो रही बात, तो ए इंटरसेक्शन बी बार लिख दिया मैंने इसको। अब हम क्या करेंगे, पहले इस डैश का कुछ काम करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का डैश है, तो ये हो जाएगा बी डैश यूनियन सी डैश। डिमॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पर लगा दिया है। डैश को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश का यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डैश के साथ, ऐसे कर सकते हैं।
तो ये बन गया a माइनस बी, और ये बन गया क्या, यूनियन के साथ a माइनस। बहुत सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करने के, और बहुत छोटा जो मेथड हो जिसमें हमारा टाइम कम लगे वो हमें अच्छा होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड से मैंने कर दिया हुआ है, आप चाहें तो जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। ओके, एक अच्छा मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस टाइप का एनसीईआरटी में आपने किया भी होगा अगर सब एनसीईआरटी कर चुके हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स प्रूव दैट, अब हमको गिवन क्या था इसमें कि पी ए इक्वल टू पी बी है, तो हमको प्रूफ करके लाना था कि ए इक्वल टू बी होगा। कैसे प्रूफ करोगे इसको? बताओ भाई कैसे करेंगे इसको, आप सबने एनसीईआरटी कंप्लीट की हुई है, कैसे करेंगे? नहीं तो अरे भाई, तो सेट्स में ऐसा ही तो होता है, वैलिड को हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। अगर मान लिया ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ गया तो हम ये थोड़ा लिखेंगे कि नहीं ये तो वैलिड है। इसको तो हमें लॉजिकली या वेन डायग्राम से या किसी से भी हमको मतलब प्रूफ करके तो दिखाना पड़ेगा ना एटलीस्ट। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये तो वैलिड है। जैसे थ्योरम होती है वो वैलिड होती है, लेकिन हम थ्योरम को प्रूफ करके दिखाते हैं, वैसे ही कुछ काम यहाँ पर भी हमको करके दिखाना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं सोचो, चलो अब सोचो, छोड़ो उसको। और बहुत इजी है, अभी जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें लगेगा यार ये तो हमें आता था, इसमें तो कोई है ही नहीं कुछ भी। अच्छा, अगर हम कहीं से ये प्रूव कर दें, चलो मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। अगर हम कहीं से ये प्रूव कर दें, अगर मुझे a इक्वल टू बी प्रूव करना है तो मैं क्या ये प्रूव कर दूं कि a सबसेट b है एंड b सबसेट a है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a इक्वल टू बी हो जाएगा? तो अब हमें मेन मोटो हमारा यही है कि a सबसेट b प्रूव करना है और b सबसेट a प्रूव करना है। x कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, या चलो a ही ले लेते हैं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो a है वो बिलोंग करेगा पी ए में, a बिलोंग्स टू पी ए होगा? अब देखना कितना इजी सा कैलकुलेशन है, a बिलोंग्स टू पी ए होगा, और पी ए जो है वो किसकी इक्वल है, पी बी की इक्वल है, तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू पी बी भी होगा। पी ए की जगह पी बी हमने रख दिया क्योंकि हमें गिवन है कि पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी है। और अगर a बिलोंग्स टू पी बी है तो इसका मतलब क्या हम ये नहीं बोल सकते कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b होगा, तभी तो a बिलोंग करेगा पी बी में। बोलो। तो हमने ये प्रूव कर दिया a सबसेट b, देखो तो बहुत इजी से होते हैं ये, इनमें कुछ खास ऐसा कुछ करने लायक होता नहीं है। अब जैसे मान लो हमने कह दिया कि भाई b सबसेट b जो है वो बिलोंग कर रहा पी बी को, और पी बी जो है वो किसके इक्वल है, पी बी की जगह पे हम पी ए लिख सकते हैं, ये हमको गिवन है कि पी बी और पी ए इक्वल है, तो हमने उसकी जगह पे फिर रख दिया। और अगर b बिलोंग्स टू पी ए है तो b सबसेट ए हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि a सबसेट b है और b सबसेट a है, देन हम क्या कह सकते हैं, a इक्वल टू b। तो मार्क्स लाने के लिए ये सब नौटंकी दिखानी पड़ेगी हमको, और कुछ खास नहीं है इसमें, और इसको तो हमने काफ़ी ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर है अभी हमारे इसमें, तो इसलिए हमको दिखाना पड़ेगा इनको करके ही।
अच्छा एक और दे रहा हूँ, एक और एनसीईआरटी का ही ऐसे इजी सा है। अगर हमको क्वेश्चन गिवन है लेट ए बी सी बी थ्री सेट, ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी की इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी की इक्वल है, देन प्रूव दैट बी इक्वल टू सी। बी और सी को इक्वल प्रूव करना। ओके, और कोई मेथड दिमाग पे नहीं आया? फॉर्मूला लगा के भी ये बन सकता है। ओके, और कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में? देखो ट्राई करो तो। देखो मैं बताता हूँ बिल्कुल इजी मेथड। अगर ये बताओ कि अगर ए यूनियन बी ए यूनियन सी की इक्वल है, तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे? अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के एन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, इसमें फार्मूला लगा दिया यूजिंग फार्मूला। कुछ वैसे तो हम इसको लॉजिकल मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन अभी हमने इसको दूसरे मेथड से किया, उससे भी हो जाएगा, बहुत ईजी है। तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला यहाँ लगाते हैं, तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए यूनियन सी का लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एन ए इंटरसेक्शन सी की इक्वल है, ये हमको गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो ये दोनों पार्ट कट हो गए, एन ए भी कट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी। तो क्या बी इक्वल टू सी बोल सकते हैं? हो गया, प्रूफ हो गया। वैसे आप इसको लॉजिकल मेथड से भी करेंगे तो भी हो जाएगा, वेन डायग्राम से करेंगे तो भी हो जाएगा। एनसीईआरटी के बहुत इजी से क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, कर सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जरा ये बताइए आप कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है आपको। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, हमें बताना है कि पी ए यूनियन पी बी, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ पी बी, पी ऑफ डी, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी इज ट्रू और फॉल्स। ओके, क्यों फॉल्स क्यों होगा, रीजन क्या होगा इसका?
अच्छा, अगर इन्हीं का इंटरसेक्शन होता तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। शायद यकीनन पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट वाला जो है ये बिल्कुल आपकी बात सही है, ये जो है वो फॉल्स है और ये जो है वो ट्रू है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, कुछ लेट कर लीजिए ए और बी की वैल्यूज, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। और या तो फिर इसको जैसे हमने अभी लॉजिकल मेथड से किया उससे भी अगर आप करना चाहें तो लॉजिकल मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों से आप कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर करके बताऊं मैं इसको। जैसे मान लीजिए ए हमने लेट कर लिया कि ये 1 है और बी हमने कोई भी सेट लेट कर लिया कि ये 2 है 3 है, कुछ भी लेट कर लीजिए, तो पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और करली ब्रैकेट में 1 है, यही तो दोनों होंगे। और पावर सेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? 5 के साथ क्या हो जाएगा? 2। इनका यूनियन क्या हो जाएगा? और अगर हम पहले ए यूनियन बी निकालते तो कितना हो जाता? ए यूनियन बी, तो ये हो जाता 1 और 2। और इनका पावर सेट क्या बन जाता? 5 बनता, 1 बनता, 2 बनता। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए यूनियन वाला हो गया। अगर मान लीजिए मुझे इंटरसेक्शन वाला ही प्रूव करना है तो इंटरसेक्शन भी प्रूफ हो जाएगा कि नहीं? ओके, तो ये हमारा सेट्स का कार्यक्रम था। इसमें जो है 2 क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में दिए हुए थे और वो दोनों ही जेई के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आईटी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे पहले कभी। तो उन्हीं के बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारा ये सेट्स का जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी लेवल बोलो या जेई लेवल बोलो, हमने सारा कंप्लीट कर लिया। तो देखो उसमें जो है एक क्वेश्चन जो है उसमें तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी यूज़ होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट रूल होता है बहुत ईजी सा, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा वो। पहले तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताना है कि ये क्वेश्चन आपने जो है कैसे किया है। जिन लोगों के लिए नया उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तब तक आप इसको एक्सप्लेन करें कि आपने इसको कैसे किया हुआ है। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बताते जाएं इसको। क्वेश्चन ये था, पिछली क्लास का होमवर्क था और ये डाउट है तो इसी को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन जेई के हैं, जेई के प्रीवियस ईयर में दोनों ही क्वेश्चन सेट से पहले कभी बहुत पहले आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है दोनों। इससे पहले तो इस वाले के बारे में बात करते हैं। सपोज A1 A2 A3 से लेके A30 तक थे और ये जो है वो 30 सेट्स थे, ईच विथ 5 एलिमेंट, ईच विथ 5 एलिमेंट। इनमें सब में 5 एलिमेंट है, A1 में 5, A2 में 5, A30 में 30 सेट्स हैं जिनमें सब में 5 एलिमेंट है। B1 B2 B3 से लेके Bn तक है, आर n सेट्स, ईच विद कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट्स। अब हमको क्या है,
ये गिवन है, लेट यूनियन ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके 30 तक ए आई इक्वल टू यूनियन ऑफ जे इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ये एन तक दिया हुआ था बी जे, और इक्वल टू यहाँ पर सैंपल स्पेस एस गिवन था। एज्यूम दैट each element of S, each element of S belong to exactly 10 of AI S and exactly 9 of BJs। लैंग्वेज भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। फाइंड एन, हाँ बोलो कैसे सॉल्व किया इसको? आपने आंसर इसका देखते ही बता दिया था, अब आपको इसका सोल्यूशन बताना है कैसे किया आप। ओके देन ये किसके एलिमेंट है 150? ओके ठीक 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 है। ओके ये क्या आया 15? ओके देन ओके और ठीक है, चलिए एक तरीका और मैं बताता हूँ, सीधा सीधा उसमें कुछ लेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे कर लेते हैं, एक और मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, इसमें हाँ इसका मतलब ये है एक्चुअली में, अभी हम आगे सिग्मा भी करेंगे। सिग्मा में समेशन का मतलब क्या होता है, और ये यूनियन है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, यूनियन आई इक्वल टू 1 टू 30 ए आई। यूनियन आई इक्वल टू 1 टू 30 ए आई का मतलब क्या है? इसका मतलब है आई की जगह पहले 1 रखना है तो ए 1 आ जाएगा, और यूनियन का मतलब एडिशन करने जाना है, मतलब 2 आएगा तो ए 2 हो जाएगा, 3 आएगा तो ए 3 हो जाएगा, और कहाँ तक एडिशन करना है? ए 30 तक। जैसे अभी आप आगे जो है सिग्मा पढ़ेंगे, सिग्मा ऐसे लिखा होगा आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और यहाँ पर लिखा होगा एक्स आई। तो इसका मतलब भी वही है, पहले आई की जगह 1 रखो तो x1, फिर x2, फिर x3 से लेके कहाँ तक? xn, इसको बोलते हैं सिग्मा। और फिर अभी आगे आप और आगे जाएंगे तो पाई भी पढ़ेंगे। पाई, पाई आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ये एक्स आई लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, समेशन, तो ऐड कर देते हैं। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट से, तो ये पाई समेशन और सिग्मा नोटेशन और पाई नोटेशन, ये दो अभी आप और करेंगे आगे चल के। तो उसका मतलब क्या है कि हम x1 रखेंगे फिर x2 रखेंगे, लेकिन उन सबका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे x n तक। तो ये दो नोटेशन है, सिग्मा नोटेशन और पाई नोटेशन, कई बार इनके क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। वही इन्होंने आई के लिए, यू के लिए दिया, यूनियन, यूनियन जो दिया हुआ है ना आई इक्वल टू 1 से लेके 30 तक, इसका मतलब यही है। और इक्वल टू दिया है B1 प्लस B2 प्लस B3, सामने ये भी तो दिया है B1 B2 B3 से लेके Bn तक, और जो ये है ये सब S की इक्वल है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जो 30 वाले हैं उनके जो टोटल एलिमेंट का जो समेशन है, फिर B1 से लेके Bn तक का जो समेशन है, वो सारा समेशन जो सैंपल स्पेस S है उसकी इक्वल है।
उसके एलिमेंट्स के इक्वल है। ठीक है ना, तो ये इनका मीनिंग एक अलग है कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए आई अगर निकालोगे आप तो टोटल एलिमेंट ऑफ बी जे के इक्वल होंगे और वही टोटल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएंगे। ठीक है, तो बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका जो है इनका थोड़ा सा वो चेंज हो गया। तो अब जैसे हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि A1 A2 A3 से लेके कितने हैं, 30 एलिमेंट है। क्वेश्चन में दिया था A1 A2 A3 से लेके 30 एलिमेंट्स है, तो 30 एलिमेंट्स है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई टू और नहीं, A1 A2 A3 से लेके 30 सेट्स हैं, A1 A2 A3 से लेके 30 सेट्स हैं विथ 5 एलिमेंट ईच। A1 A2 A3 से लेके A30 तक ये जो है 30 सेट्स हैं और ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, हर एक में 5 एलिमेंट्स है। उसी तरह B1 B2 B3 से लेके हमारे पास जो है वो Bn तक है और उसमें हर एक में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स। तो अगर मैं कहूँ कि भाई टोटल एलिमेंट आप बता दो मुझे, टोटल एलिमेंट ऑफ ए आई, तो आप क्या बोलोगे कि भाई जो है ये 30 सेट्स हैं और हर एक में 5 एलिमेंट है, तो क्यों ना आप 30 इंटू 5 कर देंगे, तो जो 150 आ जाएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, जितने भी A1 A2 A3 से लेके AN तक थे वो आ जाएगा और वही सैंपल स्पेस S की इक्वल भी होगा और वही जो है A1 A2 A3 का सम हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि भाई ये ठीक है, चलो ये तो आपने निकाल लिया कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए आई कितने थे, वो 30 इंटू 5 150 हो गए। अब एलिमेंट ऑफ एस कितने हो जाएंगे, तो इन्होंने ये यहाँ पर एक लाइन दी हुई है और ये बहुत शॉर्टकट में देते हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ईच एलिमेंट, एज्यूम दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ए आई। तो हर एक एलिमेंट जो ए आई का है वो 10 एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। तो अगर मैं एलिमेंट ऑफ एस निकालने बैठूं कि एलिमेंट ऑफ एस क्या हो जाएगा, तो एलिमेंट ऑफ एस जो है वो हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ एस वो हो जाएगा, टोटल 150 थे और हर एक को 10 से 10, हर एक का 10 10 दिया हुआ है, तो टोटल एलिमेंट ऑफ एस जो है वो हो जाएंगे 15। अब टोटल एलिमेंट ऑफ बीजेस कितने हो जाएंगे जो इन्होंने दिया है, तो अगर मैं निकालूँ कि भाई टोटल एलिमेंट ऑफ बीजे कितने हो जाएंगे, तो वो कितने थे 15। ये 15 तो हमारे पास है ही है और हर एक में उसने कहा एग्जैक्टली 9 है। ये यहाँ पर एक लाइन और दी हुई है, तो इन्होंने बोला है कि इसके जो है वो एग्जैक्टली 9 है, एग्जैक्टली 9 ऑफ बीजे। जैसे एग्जैक्टली 10 थे तो हमने 10 से डिवाइड करके निकाला और फिर हमने, उसने बोला है कि बीजेज में 9 है तो हमने उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि एलिमेंट ऑफ एस जो है वो हमारे पास कितने हैं, 15 है। तो अगर मुझे टोटल एलिमेंट ऑफ चाहिए तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 135। ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है B1 B2 B3 से लेके Bn तक की वैल्यू आई है और इसमें कितने टोटल एलिमेंट होंगे, ये तो 135 है। B1 B2 B3 हर एक में जो है वो n सेट है और हर एक में 3 एलिमेंट है, तो हर एक में 3 एलिमेंट है और n सेट्स हैं, तो ये हो जाएगा 135, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी करें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, तो खास ध्यान रखें, बाकी किसी भी मेथड से करें सही करें। अब एक क्वेश्चन और है, उसके बारे में बात करते हैं, वो भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इजी और इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, जैसे इन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज में इन्होंने दिया हुआ था कि अनऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब क्या होगा अनऑर्डर्ड पेयर। जैसे ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन था हमारा, लेट कैपिटल ए की वैल्यू गिवन थी A1 A2 A3 और A4, और यहाँ पर ये भी गिवन था कि A1 जो है वो A2 से बड़ा है, A2 A3 से बड़ा है और A3 A4 से। द टोटल नंबर ऑफ
the total number of unordered pair the total number of unordered pair of disjoint subset of A is equal to। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो ये अनऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है। सबसेट तो खैर हमें पता है, डिसजॉइंट का मतलब भी हम पहले सीख चुके हैं। डिसजॉइंट का क्या मीनिंग होता है, ऐसे दो सेट जिनका आपस में कोई इंटरसेक्शन ना हो, इंटरसेक्शन जो है वो फाई हो जाए, उनको डिसजॉइंट बोलते हैं। और अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट, जैसे 1, 2, 3, 4, इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है, ऑर्डर्ड पेयर ये अलग है 1, 2, 3, 4, या अगर मैं कह दूं कि भाई 1, 2 के साथ 2, 1 ले लेता हूँ, तो ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है 1, 2, और 2, 1 ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है। इनको तो बोलेंगे ये ऑर्डर्ड पेयर में है, कि ये दो अलग अलग हो गए, टू ऑर्डर्ड पेयर के बोलेंगे इनको। 1, 2 अलग बात है, 2, 1 अलग बात है। लेकिन जो अनऑर्डर्ड पेयर है, इसका मतलब है कि चाहे 1, 2 ले लो, तो 2, 1 अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। अब बात समझ में आ गई कि अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। अनऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि अगर हमने 1, 2 ले लिया है, तो इसका मतलब 2, 1 ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। ये दोनों सेम की तरीके ट्रीट होंगे कि अगर हमने 1, 2 ले लिया है, तो हमें मतलब एलिमेंट से है कि 1, 2 ले लिया या 2, 1 ले लिया, तो सेम है ये दोनों। जबकि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहला जो है वो x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। तो ऑर्डर्ड पेयर और अनऑर्डर्ड पेयर की बात समझ में आ गई। बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो सारे के सारे भाई डबल होते जाएंगे, भाई 1, 2 होगा तो 2, 1, 3, 4 होगा तो 4, 3 ऑटोमेटिकली आ गया। 5, 6 लिया तो 6, 5 भी अगर उसमें आ रहा है तो फिर वो डबल तो होनी है, अब की बात है, तो उसका हाफ हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया सेट्स में, तो अब मुझे क्या करना है, इनका नंबर ऑफ क्या बनाने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो अब मेरे पास क्या क्या केसेस हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट है और एक जो है वो बी है। एक सेट ए है और एक सेट बी है, ये हमने एज्यूम कर लिया सेट 1, और एक ये सेट 2। और एक हो सकता है कि किसी में भी ना जाए। जैसे मान लो कि हमने पहले 1 को ले लिया, हमारे पास चार है, 1, 2, 3, 4 ले लो, या 4, 3, 2, 1। जैसे मान लो हमने कुछ एज्यूम कर लिया, उसने कहा है 1 सबसे बड़ा होना चाहिए A1, तो हमने 4, 3, 2, 1 ऐसे एज्यूम तो कर ही सकते हैं हम। तो इस 4 के पास जाने के कितने चांसेस हैं। 4 के पास अगर मैं कहूँ कि भाई 4 आपको जाना है, आपको ए के पास जाना है, कितने, कितनी चॉइसेस है इसके पास। ए के पास जो है वो 3 चॉइस है। मतलब इस 4 के पास हमारे पास कितनी चॉइस है, या तो ये इसमें जा सकता है, या तो ये इसमें आ सकता है, और या तो किसी में भी ना है। ये भी तो हो सकता है किसी में नहीं गया, क्योंकि हमें अनऑर्डर्ड पेयर लेना है ना। उसने ये नहीं बोला कि, उसने कहा है कि हमें टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर बताने हैं कितने बन सकते हैं। तो एक इस 4 के पास, एलिमेंट 4 के पास, जो एलिमेंट 4 है, नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो कितनी है, वो है 3। उसके बाद जो एलिमेंट 3 है उसके पास कितने चॉइस है, जो 3 है, अगर मैं कहूँ कि भाई 3 आपको कहाँ जाना है, तो 3 कह देगा कि भाई मुझे सेट ए में जाना है, या तो सेट बी में जाना है, और या तो मैं, मेरी मर्जी है कि मैं किसी में भी ना जाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि मुझे क्या करना है, डिसजॉइंट सेट बनाना है। डिसजॉइंट का मतलब क्या हो सकता है, कि उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, उन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये इस पहले वाले एलिमेंट के पास भी दो चॉइस है, दूसरे वाले एलिमेंट के पास भी दो चॉइस है। इस तरह इन चारों एलिमेंट्स के पास जो है वो दो दो चॉइसेस है। सभी के पास, सॉरी, थ्री थ्री चॉइसेस है, या तो ए में जाए, या तो बी में जाए, या तो किसी में भी ना जाए। ये बात क्लियर हो रही है।
तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज, एक्चुअली में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो है वो दो रूल है, एक एंड रूल है और एक है और रूल। एंड का मतलब होता है प्रोडक्ट, उसको एंड रूल को मल्टीप्लिकेटिव रूल भी बोलते हैं, और रूल जो होता है उसको एडिशन। जैसे अभी हमने पीछे सेट्स में भी पढ़ा कि एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, एंड को ए से डिनोट कर रहे हैं। और तो उसी तरह वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। जैसे एंड आ गया ना, किसी के बीच में एंड आ गया जहाँ चॉइस नहीं बची है, जहाँ पर चॉइस होगी वहाँ और आ जाएगा, तो वहाँ पर प्लस हो जाती हैं चीज़ें। और जहाँ पर एंड आ जाए, मतलब इसको भी लेना है एंड इसको भी लेना है एंड उसको भी लेना है, तो उन सबके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो उसमें ये रूल पढ़ेंगे, एंड रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेटिव रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल या एंड रूल जो भी कह दो, तो उसमें हमको ये सिखाया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो एंड का मतलब है कि 4 के पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस। दूसरे वाले के पास कितनी चॉइस है, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसके पास भी कितनी चॉइस है, 3। तो उनके बीच में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 4 के पास भी है एंड 3 के पास भी है। अगर ऑप्शनल होता तो सब प्लस हो जाते हैं। ये दो रूल हैं जो अभी हम आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक जनरल रिव्यू, ये उस समय आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब आप प्रोडक्ट रूल के 20-25 क्वेश्चन कर चुके होंगे ना, कि कब एंड आता है, कब और आता है, कब मल्टीप्लाई कर देते हैं, कब प्लस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उसमें जो है 15 बॉयज़ हैं और 20 जो है वो गर्ल्स हैं। मुझे उनमें से एक बॉय और एक गर्ल सेलेक्ट करना है, एक बॉय एंड एक गर्ल सेलेक्ट करना है, तो मेरे पास कितने तरीके हो सकते हैं? फिर से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मेरे पास 15 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, 15 बॉयज़ हैं एक क्लास में और 20 गर्ल्स हैं। मुझे एक बॉय और एक गर्ल का सिलेक्शन करना है, तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? नॉर्मल है बिल्कुल, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ना जाए, आप ऐसे ही सोचे, तो मैं 15 जो बॉयज़ हैं उनमें से किसी एक को बुला सकता हूँ कि नहीं बुला सकता हूँ? मुझे एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, तो उनमें से 15 में से मैं किसी एक को बुला सकता हूँ, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को या थर्ड 15 में से। और जो 20 गर्ल्स हैं उनमें से भी किसी एक को बुला सकता हूँ। तो मेरे पास जो तरीके होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज? तो वो हो जाएगा 15 इंटू 30 हो जाएगा, क्योंकि मुझे एक बॉय चाहिए एंड एक गर्ल चाहिए। अगर मैं कहता एक बॉय और वन गर्ल, वन बॉय और वन गर्ल, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाते हैं, तो वहाँ पर प्लस हो जाता है, 15 प्लस 20 हो जाता है। ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 8-9 में आएगा, ये 7-8 में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहाँ पर एंड रूल और रूल दो मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ मेन मोटो यही है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ जाए। पूरा समझ में तब आएगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे, वैसे तो आपने कर लिया है तो ईजी है, क्लियर है। लेकिन ऐसा क्या होगा कि जेई में जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 2 से 3 चैप्टर को मिला के, ये कभी एडवांस में पूछा गया है, तो जेई में जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही वो पूछते ही है कि 2 से 3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना के, तब क्योंकि उन्हें चेक करना होता है कि आपने उस चैप्टर और इस चैप्टर का दोनों के मिक्स क्वेश्चन कितने किए हैं। सेट्स का मतलब सिर्फ सेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देते एडवांस। तो अब बात क्लियर हो रही, तो इसमें एंड आ गया है, तो आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है, अपने दिमाग को बोल देना है भाई कि जब भी कभी एंड आएगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब है मल्टीप्लाई। और जब भी और आएगा, और का मतलब क्या होता है, एडिशन, प्लस कर देना। मुझे एक लड़का और एक लड़की चाहिए, और है तो प्लस कर दूंगा मैं। और अगर उनमें आ रहा है कि भाई एक लड़का एंड आ गया बीच में, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं उनमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल नंबर ऑफ बेस मल्टीप्लाई से आएंगे। और अगर चॉइस है मेरे पास तो और है, तो फिर और है तो प्लस हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 टाइम्स क्यों हुआ? क्योंकि 4 के लिए भी 3 चॉइस, 3 के लिए भी, 2 के लिए भी, और 1 के लिए भी 3 चॉइस होगी। यहाँ तक बात क्लियर हो रही? अब उसके बाद और बताओ, फिर वहां पर हमने +1 क्यों किया है? हाँ, तो ये जो था, हो सकता है कि ए में 5 हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ए है उसमें 5 हो और बी में 5 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बी में 5 हो और ए में भी 5 हो। तो ये जो है एक केस और ऐड हो जाएगा, और ये भी डबल करके, और ये सारे केसेस डबल डबल रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया।
तो कुछ लोग इसको फॉर्मूला बना के याद कर लेते हैं, जैसे आपने भी बताया ना कि 3 की पावर जो एलिमेंट्स है वो कर दो, +1 कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, यही तो बात हुई ना अभी। तो आप इसको ऐसे